देखिए बेटे, असाइनमेंट कर रहे थे, क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉमन नेम फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। आपको पता ही है भाई, न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। इसीलिए इनका कॉमन नेम क्या बोलते हैं? इनको न्यूक्लियॉन्स। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। 7th, fundamental particle which are responsible for keeping nucleons together। देखिए होता क्या है, एक साइंटिस्ट था युकावा, उसने, ये सिलेबस में नहीं है वैसे, कहीं दिया था क्वेश्चन 11 की बुक में, इसलिए मैंने दे दिया। टेक्निकली ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, युकावा पाई मेसॉन थ्योरी। ये आप आईटी के अंदर भी नहीं पढ़ेंगे। ये अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स से एमएससी करेंगे, एमएससी में भी सेकेंड ईयर में अगर आप चूज करेंगे कि यू वांट टू स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स, तब केवल ये आप पढ़ोगे। न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर पार्टिकल फिजिक्स, तब ये आप पढ़ोगे। अदरवाइज ये आईटीज के सिलेबस में भी नहीं है। देखो उसने क्या बोला, लिखो युकावा पाई मेसॉन थ्योरी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि भाई न्यूक्लियस इतना छोटा सा है, तो न्यूक्लियस के अंदर इतने प्रोटॉन भरे हुए, तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन होना चाहिए कि नहीं भाई? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होना चाहिए। F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रोटॉन प्रोटॉन Q1 Q2 में रिपल्शन होना चाहिए, उसकी वजह से क्या होना चाहिए? तो ये न्यूक्लियस फिर स्टेबिलिटी की वजह से न्यूक्लियस क्यों नहीं फट जाता है? तो न्यूक्लियस फटता है, और उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियस भी फटता है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। वो आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, जिसपे बेस्ड है क्या? एटॉमिक बम, या फिर जिसपे बेस्ड है क्या? न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। तो वो मेन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री से उसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं बस इतना बता रहा हूँ, ये भी फिजिक्स का एक पार्ट है कि प्रोटॉन प्रोटॉन इतने सारे हैं न्यूक्लियस में, तो उनमें रिपल्शन होना चाहिए। रिपल्शन हो, तो देखा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो लेड के बाद मिला, यानी लेड के बाद। लेड आपको याद होगा, सुपरमैन की पावर लेड में बेकार हो जाती थी। तो लेड के बाद, मतलब सुपरमैन की बहुत सारी मूवीज तो देखी होंगी, एक सीरीज भी आती थी स्मॉल विले, पता नहीं आपने से कितनों ने देखा है। तो लेड के बाद जो हेवियर एलिमेंट्स हैं जनरली, वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा अनस्टेबल, और उनके न्यूक्लियस अपने आप फटते हैं, और इस चीज को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। ये सब फिजिक्स में डिटेल में आप पढ़ेंगे। मुझसे इस पॉइंट के डाउट मत पूछना, क्योंकि ये पढ़ना आपने है फिजिक्स में, ठीक। तो मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, युकावा पाई मेसॉन थ्योरी के हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही बात है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही बात है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, कैच कैच खेलते हैं। जैसे एक प्रोटॉन ने पाई मेसॉन लिया तो न्यूट्रॉन बन गया, एक न्यूट्रॉन ने पाई मेसॉन लिया तो वो क्या बन गया? प्रोटॉन बन गया। इस तरह पाई मेसॉन भी कई टाइप के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू युकावा पाई मेसॉन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू युकावाज पाई मेसॉन थ्योरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन keep on interchanging into each other. Proton and neutron keep on interchanging into each other by exchange of particles known as pi mesons. By exchange of particles known as pi mesons. Due to this, nucleus is stable. Due to this, nucleus is stable, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला था 9 से 13 अभी नहीं करने, ये हम करेंगे आफ्टर मोल कंसेप्ट। देखो 15, कोई डाई नेगेटिव आयन है X2 माइनस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 18 8।
और मास नंबर कितना है 80, न्यूट्रॉन पूछे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, यानी भाई फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, थर्ड शेल में कितने 18, फोर्थ शेल में कितने 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन इन x2 माइनस 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 8, तो ये कितने हुए 16 17 18 36। तो x2 माइनस में 36 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसमें 36 इलेक्ट्रॉन है, तो x में कितने होंगे 34 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्रोटॉन में कितने होंगे 34 प्रोटॉन। मास नंबर 80 है, तो 80 इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 80 माइनस 34 इज इक्वल टू 46। ये शायद नीट का क्वेश्चन है, शायद, आई एम नॉट श्योर दो, लेकिन ये शायद नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह देखो 16 में क्या कह रहा है, x2 माइनस में क्या है 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। मास नंबर पूछ रहा है, 18 न्यूट्रॉन है तो 18 न्यूट्रॉन इसमें भी रहे होंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे 16। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में याद करो 16 इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे 16 प्रोटॉन। तो बस पूछ क्या रहा है मास नंबर, तो मास नंबर क्या होगा 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 कितना हुआ 34। अब देखो 16 प्रोटॉन होते किस एलिमेंट में है ये बताओ। तो ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन में 17, सल्फर में 16। सर ये आपने कैसे बताया, हमें तो याद भी नहीं है। तो बेटा ये आपको याद होंगे जाके आप सोच पाओगे पीरियोडिक टेबल में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सल्फर हैज 16 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन सल्फर के पास है। अब देखो क्या कह रहा है कि मोस्ट एबुडेंट आइसोटोप ऑफ एक्स, तो ये कितना है भाई 34, 16 प्लस 18 कितना हो गया 34, तो सल्फर 16 34। इस सवाल में वैसे मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मैं एक बार क्वेश्चन का सोर्स चेक करूंगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है ये क्वेश्चन। आप अभी ये मान लो ये सही है, अगर गलत होगा तो मैं करा दूंगा। एक्सरे, एक्सरे क्या होता है भाई रेडिएशन, रेडिएशन यानी क्या है प्योर एनर्जी, इसका मास नहीं है। ठीक है, तो रेडिएशन जो है क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कौन डिफ्लेक्ट होता है मैटर। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी, कोई भी रेडिएशन देख लो, एनी रेडिएशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। एनी रेडिएशन यानी एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और गामा रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, कुछ भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, (47) का आंसर गलत है।
47 मेरी तो शीट में क्वेश्चन ही नहीं है, एक बच्चे ने पूछा था, तो 47 का आंसर गलत है। इसमें शायद न्यू दिया था 1000 हर्ट्ज और लैम्डा पूछा था, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो बताओ लैम्डा क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू। सी कितना होता है, कुछ गड़बड़ है इसमें, मतलब मुझे सवाल ही नहीं पता, पूछा क्या, मैंने शायद पिछली बार डिलीट भी करा दिया था। 47 छोड़ दो, उसमें क्वेश्चन गलत है। 48 देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पूछी है, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी दिस, यानी एक फोटोन की बात कर रहा है, एनर्जी कितनी है 5 × 10⁻⁵ अर्जेस। अब सर अर्जेस क्या होता है याद करो, एक अर्ज क्या होता है 10⁻⁷ जूल्स। तो टोटल एनर्जी कितनी, अर्जेस को जूल में करोगे तो क्या करोगे, ये कितना हो गया, ये ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी बताओ, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू क्या होगा E अपॉन एच। E कितना है 5 × 10⁻⁻12, H कितना है 6.6 × 10⁻34। तो ये ऊपर ले जाओ, तो 5/6.6 10⁻12 प्लस 34, तो 5/6.6 × 10⁻नहीं प्लस 22, ठीक। तो ये हो जाएगा 50/6.6 × 10⁻21, तो 50/6.6 लगभग 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7.5 × 10⁻21। तो आंसर क्या हो गया। अच्छा इसमें ये भी है कि C होगा कि D होगा, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बताओ भाई, हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा सेकेंड इनवर्स। खुद देखो सेकेंड इनवर्स यूनिट कहां से आई, एनर्जी की यूनिट क्या है जूल, और इसकी यूनिट क्या है प्लैंक कांस्टेंट की जूल सेकेंड। तो जूल जूल कट गया, नीचे क्या रहा सेकेंड, तो इसीलिए इसकी क्या है सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स या फिर साइकिल्स पर सेकेंड। फिफ्टी देखो, वेव नंबर दिया है कितना 2 × 10⁻14 सेंटीमीटर इनवर्स। तो याद करो ये सेंटीमीटर इनवर्स है, तो मीटर इनवर्स में कितना हो जाएगा 2⁻16 मीटर इनवर्स। कैसे सर, ये देखो ये 2 × 10⁻14 अपॉन नीचे क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो 10⁻2 मीटर्स, ये ऊपर ले जाओ तो 2 × 10⁻14 × 10⁻+2 अपॉन मीटर, तो 2 × 10⁻16 मीटर इनवर्स। तो वेव नंबर यानी कितना दिया है कितना। इस सवाल में यही गलती होती है, बच्चे सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में चेंज नहीं कर पाते। ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर, 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻+2 मीटर इनवर्स। कैसे सर, खुद देख लो, ये अभी करके दिखाया आपको। तो ये आ गई वेव नंबर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछी है तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यानी सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा। सी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसीलिए हमें इसको किस में लाना पड़ा मीटर इनवर्स में, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय यूनिट सेम होनी चाहिए। ये मीटर पर सेकेंड था तो ये मीटर इनवर्स, तो ये कट गया
तो 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 6, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं क्या? ये 6 नहीं 16 है बेटा, ये देखो मैंने 6 लिख दिया, ये 16 होगा, ये हो जाएगा 24। देखिए इस टाइप की गलतियां टीचर से होती हैं, ये 16 लिखा यहाँ लिखते समय उसमें 6 लिख दिया। तो क्लास में क्या होता है, कोई ना कोई बच्चा ये बता देता है, लेकिन अभी क्या होता है जैसे ये सब इस पर टीचर का ध्यान नहीं जाता, ये फालतू का कैलकुलेशन लगता है। ये 16 में मैंने यहाँ 6 लिख दिया, तो इतने में आपको खुद समझना चाहिए कि वो 16 था तो सर ने गलती से 6 लिख दिया, और अगर नहीं है तो फिर मैसेज करिए मुझे, नहीं समझ पाते हो इतनी छोटी सी बात खुद से। देखिए हो सकता है आपको फास्ट लग रहा हो आज का, तो देखिए असाइनमेंट में मान के चल रहा हूँ आप पूरी कर चुके हैं 2-3 बार ट्राई, तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप कई बार कर चुके हैं। अगर आपने पहले से नहीं करें तो ऑब्वियसली आपको फास्ट लगेगा ही। एक बच्चे ने पूछा, पता नहीं क्यों पूछा, लैम्डा दिया 580 नैनोमीटर, यानी 580 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। फ्रीक्वेंसी पूछी है तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो कर लो भाई कैलकुलेट। और क्या पूछा है, वेव नंबर क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा। ये पता नहीं क्यों पूछा बच्चे ने, जिसने भी पूछा मुझसे, पूछना ही चाहिए था। 57 क्या है, फ्रीक्वेंसी है 880 हर्ट्ज, 1 किलोवाट, इसका मतलब पावर कितनी है 1 किलोवाट, किलो का मतलब क्या होता है 1000, यानी 1000 वॉट, तो पावर है 1000 वॉट। इस प्रकार का एक सवाल करा रहे हैं, यानी 1000 जूल्स पर सेकेंड। भाई 1000 वॉट पावर का मतलब क्या है 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक। तो हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज इट इमिट, ठीक, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज इट इमिट, तो 1 सेकेंड में एनर्जी कितनी है 1000 वॉट। E इज इक्वल टू क्या लिखोगे NH न्यू, ठीक, तो 1000 इज इक्वल टू NH कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और न्यू कितना है 880, N आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 135, तो 135 देखो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंडिकेट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दैट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ क्वांटा, डी वाला, ए और बी तो गलत है, वेव तो है ही नहीं। पोलराइज क्या होता है सर, पोलराइज भी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। पोलराइजेशन का एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकता हूं कि जैसे हम जो 3D मूवी देखते हैं उसमें जो आप चश्मा लगाते हैं वो पोलर लेंसेज होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी कि इट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा। ये किसने एक्सप्लेन किया था, चाहो तो लिख लो, ये आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, और इसीलिए आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्यों सपोर्ट करती है? पिछली बार मैंने आपको समझाया था वो 10 मिनट के क्यूरियोसिटी वीडियो में। याद करिए कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है, 3 चीजें थी, याद करो। एक, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जिन्होंने वो 10 मिनट का वीडियो नहीं देखा वो फिर से रिवाइज कर लें कि भाई अगर लाइट वेव होती, वेव नहीं है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है इलेक्ट्रॉन की। दूसरा पॉइंट क्या था? एक टाइम लैग, कोई भी टाइम लैग नहीं था, देयर वाज नो टाइम लैग। ठीक है। तीसरी बात यही कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, उसके नीचे लाइट एमिट नहीं हो रही थी। तो ये 3 पॉइंट हैं जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को फेल कर देते हैं। कौन कौन से? पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती थी, बल्कि किस पे डिपेंड करती थी? फ्रीक्वेंसी पर। दूसरा, देयर वाज नो टाइम लैग, जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। अगर लाइट वेव होती तो लाइट पड़ने के थोड़ी देर बाद निकलते। अगला कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर लाइट होगी तभी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, अदरवाइज नॉट। तो ये 3 चीजें थी, तो लिख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट सपोर्ट वेव थ्योरी बिकॉज डज नॉट सपोर्ट वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि ये 3 चीजें थी। ठीक है, देखो 145 145 इसमें इंग्लिश बहुत कठिन है। कह रहा है कि जब इस फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डालते हैं तो दुगनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एज कंपेयर टू जब हम इस फ्रीक्वेंसी से डालते हैं। देखो क्या कह रहा है, पूछ रहा है न्यू नॉट क्या है। सर सवाल समझाओ। देखो क्या कह रहे हैं, इंग्लिश कठिन है सवाल में, कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से हम लाइट डालें तो जो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी डबल काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इतनी होगी। तो देखो 2 इक्वेशन बनेंगी। पहला ये बना लो, एच न्यू, भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या थी? E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू, एच कितना है? h इंटू 10 की पावर 16 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस
काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी रखो तो क्या रखोगे, h इंटू, ठीक, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व करना है तो हमें ये निकालना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू दिस 2, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये कट जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, h इंटू 10 की पावर 16, तो ये तो कॉमन आ गया इसमें और इसमें, तो क्या लिखोगे 2 माइनस 1.6 इक्वल टू 2 W0 माइनस W0, तो h इंटू 10 की पावर 16 इंटू ये कितना होगा 0.4 और ये कितना हो गया W0, इसको क्या लिख सकते हो h न्यू नॉट, h से h कट गया तो न्यू नॉट कितना है 0.4 इंटू 10 की पावर 16, एक डेसिमल इधर ले जाओ तो 10 की पावर कम हो जाती है, डेसिमल इधर ले जाने से 10 की पावर कम हो जाती है, डेसिमल इधर लाने पर 10 की पावर बढ़ जाती है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। ये हो गया आपका 145। देखो 146, अगर वेवलेंथ लैम्डा है इंटेंसिटी x है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितने हैं y, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है z। पूछ रहा है अगर x डबल कर दिया, इंटेंसिटी डबल कर दी तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे भाई, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी सेम। याद करो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, और यही एक रीजन था जिसकी वजह से क्या फेल हुई वेव थ्योरी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी लैम्डा वही रखा, लैम्डा चेंज करते तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती, तो ये डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डबल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 162 शायद आईआईटी में आ चुका है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको बताया था मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उसने कहा कि एक ऑयल ड्रॉप है, इस पे चार्ज है -1.282 इंटू 10 की पावर -18 कूलॉम, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, टोटल चार्ज होगा किसकी वजह से, मान लो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम, तो 10 इलेक्ट्रॉन ले लो तो कितना चार्ज होगा 10 इंटू दिस, 8 इलेक्ट्रॉन ले लो तो कितना होगा 8 इंटू दिस, तो n इलेक्ट्रॉन ले लो तो चार्ज कितना होगा n इंटू दिस, और चार्ज है कितना माइनस में, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो 1.2 है, एक डेसिमल इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 12.82, जब डेसिमल इधर ले जाते हैं तो 10 की पावर कम कर देते हैं। देखो अभी बताया, जब डेसिमल इधर ले जाते हैं तो 10 की पावर 1 कम कर देते हैं, यानी 12.82 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। ये जो ऑयल ड्रॉप है, इस ऑयल ड्रॉप में जो भी चार्ज है वो चार्ज किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से, बोलो बेटा है कि नहीं। ये जो ऑयल ड्रॉप है, इस ऑयल ड्रॉप में जो भी चार्ज आया है वो चार्ज किसकी वजह से आया है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज इतना है, तो भाई अब अगर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम, अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना चार्ज होगा 10 इंटू दिस, अगर n इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा n इंटू दिस, तो बस 10 की पावर -19 कट गया तो n कितना हुआ 12.82 अपॉन 1.6, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 8। देखो
देखो 174 क्या कह रहा है कि Cl2 है, Cl2 में Cl बॉन्ड है, इसका 1 मोल अगर हमें तोड़ना है तो 1 मोल बॉन्ड तोड़ोगे कैसे भाई? ये बॉन्ड है, इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें बाहर से क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी, है कि नहीं? इस बॉन्ड को तुम्हें तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी कितनी है? 242 किलो जूल पर मोल। बड़ा हम ये कर रहे थे 174, लाइट चली गई थी, फिर से देखो। ये Cl बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड कैसे तोड़ोगे? बाहर से एनर्जी देके, ठीक। तो टोटल एनर्जी 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए, 1 मोल Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 242 किलो जूल, ठीक। तो क्या पूछ रहा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब एक बात बताओ, यानी अगर समझो मेरी बात, 1 मोल के लिए 242 चाहिए, ठीक है। यानी 242 से अगर ज्यादा एनर्जी दोगे तो क्या होगा? वो ये आपस में बांट लेंगे, 242 यूज होगा, बाकी आपस में ये बांट लेंगे, किसकी तरह? काइनेटिक एनर्जी की तरह। फॉर एग्जांपल अगर 300 दोगे किलो जूल, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इसको तोड़ने के लिए? 242। अगर 300 किलो जूल दोगे एनर्जी तो क्या होगा? 242 ये ले लेगा, बाकी बची हुई 58 क्या होगा? ये 242 यूज हो जाएगी इसको तोड़ने में, और बाकी 58 का ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो मिनिमम एनर्जी ये है के लिए, मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए। तो अब बताओ, यानी 6.1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इतने जूल। तो एक Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इतने जूल, ठीक है। कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी। अब E क्या होता है? h न्यू इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो देखो अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम, है कि नहीं? तो 1 मोल Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? 242। तो देखो 242 इज इक्वल टू 242 नहीं, 242 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा। सॉल्व कर लो। अब देखो ये भी जाउल्स में और ये भी जाउल्स में, है कि नहीं? तो फिर से देखो Cl2 है, 1 मोल Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए, यानी 6.022 1 मोल क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो एक Cl2 के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। E इज इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो एनर्जी कम होगी अगर लैम्डा ज्यादा होगा। तो ये मिनिमम एनर्जी, इसलिए जो लैम्डा निकाल ले हम, कैसा लैम्डा है? मैक्सिमम। और पूछा क्या है? मैक्सिमम लैम्डा पूछा क्या है? कौन सा सवाल? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो बस इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? लैम्डा। इसके जैसा देखो एक और सवाल है, लेवल 2 का 22 वाला। देखो लेवल 2 का 22, अब ये क्या कह रहा है? इसमें A2 मॉलिक्यूल दिया है A8, ठीक। पूछ रहा है कि एक मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की इतनी, ठीक है।
और इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलोगे? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 4 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी दी गई तो बताओ, जितनी चाहिए उससे ज्यादा दी गई तो इतनी एनर्जी यूज हो जाएगी किसमें? इसका बॉन्ड तोड़ने में। बाकी एनर्जी क्या होगी? बाकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी उसकी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। फॉर एग्जांपल कि सपोज ये जो इंक है इसको तो खुद ही गिरी जा रही है, सपोज करिए जैसे ये है, इसको जस्ट गिराने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए 1 जूल। तो ये देखो 1 जूल लगाई, ये अपने आप बस गिर गया। ठीक, लेकिन सपोज करो मैं इसमें लगा दूं 5 जूल, तो देखिए क्या होगा। ये देखो गिरा भी और बची हुई 5 जूल से ज्यादा लगाई, तो ये देखो कैसे गया, यूं करके गया। और जब जस्ट 1 जूल लगा रहे थे तब क्या हो रहा था? ये देखो बस ये नीचे गिर गया सीधे, इस तरफ कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई। लेकिन यही अगर इसमें ज्यादा मैं कर दूं, ये देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मच एनर्जी विल बी यूज्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड रेस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ A2 कितनी होगी? गिवन एनर्जी माइनस बॉन्ड एनर्जी। एक कॉमन सेंस वाला सवाल है, तो 10⁻⁻19 कॉमन ले लो, कितना हो गया? 4.4 - 4.4 × 10⁻⁻19 जूल। एक डेसिमल इधर ले जाओ, 10⁻1 कम हो जाएगी। तो ये A2 सॉरी, ये देखो ये मैंने गलती की, यहाँ 4 की बजाय 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया अभी आपको समझ में आएगा। ये ऐसी गलतियां टीचर से होती हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ A2। अब एक बात बताओ, जब A2 तुमने तोड़ दिया, इसमें पड़ी, तो ये A+A बन जाएगा ना। बताओ बेटा, जब तुमने तोड़ दिया तो ये A+A बन जाएगा। यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी डिवाइडेड इक्वली among 2A molecules। बेटा ये क्वेश्चन शायद नीट का, बताओ दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 2A molecules। ठीक है, तो 2A के पास एनर्जी कितनी है? 4 × 10⁻⁻20 जूल। तो 1A के पास एनर्जी कितनी है? 2 × 10⁻⁻20 जूल। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल एक जैसे सवाल थे ये। वापस आते हैं हम कहाँ पे थे। अब 178 देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में खाली होती है जगह, तो इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी। 177 देखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है बेटा? याद करो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? 1/टाइम पीरियड। ठीक, ये देखो टाइम पीरियड क्या होता है भाई? ये टोटल डिस्टेंस और ये इसकी स्पीड। तो टाइम क्या होता है बताओ? कितनी देर में एक चक्कर लगाता है? तो ये कितना होगा बताओ भाई? 2πRN अपॉन स्पीड कितनी है? vn। ठीक है, 2πRN अपॉन स्पीड कितनी है? vn। तो अब बताओ कौन सी ऑर्बिट दी है और कौन सा एटम दिया है?
हाइड्रोजन दिया है थर्ड ऑर्बिट। अब Rn क्या होता था याद करो, 0.2529 n² / z एंगस्ट्रॉम। तो R3 कितना हो जाएगा 0.529 इंटू n कितना है 3 का स्क्वायर, Z1 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, Vn कितना हो जाएगा बताओ, 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n, यही तो होता था, यानी V3 कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू 1/3। तो टाइम पीरियड ये है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/टाइम पीरियड, तो Vn/2πRn। तो बस कितना हो गया 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू 1/3 अपॉन 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7 या 3.14 इंटू 0.529 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻10। बस सारी यूनिट एसआई में है, इसको कैलकुलेट कर लो आ जाएगा। ठीक है, सारी यूनिट एसआई में है। लेवल 2 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बल्ब एमिट करता है, वेवलेंथ कितनी देता है 4500 एंगस्ट्रॉम। बल्ब की रेटिंग पावर कितना है 150 वाट। 150 वाट का मतलब क्या हुआ 150 जूल पर सेकेंड। और इसकी 8% एनर्जी इज ओनली 8% एनर्जी इज इमिटेड एज लाइट। सर बाकी कहां गई भाई, कभी भी आप पुराने बल्ब के आसपास आप छू के देखिए वो बहुत गर्म हो जाता है, इसीलिए पुराना बल्ब जो है वो बहुत ज्यादा बिजली खाता था। बिजली का कंजप्शन पुराने बल्ब जो चलते थे इस प्रकार के, पता नहीं शायद आपने देखे भी होंगी ना देखे, इस प्रकार के फिलामेंट वाले जो येलो लाइट सी देते थे, येलो व्हाइट सी, उनमें क्या होता था बहुत ज्यादा बिजली लगती थी। क्यों, खुद ही देखो इतनी एनर्जी ले रहा है और दे कितनी रहा है, केवल 8% एज लाइट। पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, नंबर पूछ रहा है। तो अब बताओ एनर्जी इमिटेड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 8% ऑफ 150। भाई 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी देगा 150, तो 150 जूल। 8% का मतलब क्या हुआ 8/100 इंटू 150। ठीक है, ये कट गया तो ये आ गया 12 जूल। ये 120 अपॉन ये 12 जूल आ गया। तो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी दे रहा है भाई 12 जूल। तो E इज इक्वल टू क्या होता है NH न्यू NH/λ। तो E कितना है 12 जूल इज इक्वल टू N इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना है तीसरा। देखिए तीसरे वाले की इंग्लिश बहुत कठिन है। द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड ऑफ डार्क एडॉप्टेड ह्यूमन आई फॉर परसेप्शन ऑफ लाइट। मतलब ये है कि मिनिमम जो लाइट हमें दिखेगी
भाई अंधेरा क्या होता है? एब्सेंस ऑफ लाइट। तो एब्सेंस ऑफ लाइट का मतलब ऐसा नहीं होता उसमें कि बिल्कुल लाइट होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ लाइट उसमें होती है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको नहीं बता पाता लाइट। क्यों? क्योंकि हमारी आईज पर क्या होता है, 1 सेकेंड में कोई नंबर ऑफ क्वांटा हिट करते, तो अगर एक सर्टेन लेवल के बाद कभी आपने देखा होगा थोड़ा सा कम अंधेरा लगता है, कभी लगता है बिल्कुल बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो अंधेरा फिर हमें 2-3 टाइप का क्यों लगता है भाई? कभी कभी देखो कम लगता है कि अंधेरा है लेकिन कम अंधेरा है, और कभी कभी क्या लगता है हमें कि बिल्कुल अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है। जैसे कि अभी आप बाहर निकलिए रात में भी तो चांद की रोशनी है, मून लाइट है, तो उसमें आपको अंधेरा लगेगा लेकिन उतना अंधेरा नहीं लगेगा। कभी कभी क्या होगा, वो चांद की रोशनी और कम आएगी तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा अंधेरा है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप एक रूम में जाइए जहां बाहर से रोशनी नहीं आ रही और लाइट बंद कर दिए तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, जैसे रात के टाइम। तो इसका मतलब अंधेरा भी क्या है, एक परसेप्शन है। डार्कनेस इज अ परसेप्शन, डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। तो डार्कनेस में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ लाइट हमारी आंखों पे टकराती है, और आंखों पे टकरा के किसी भी चीज की इमेज आपको पता है कॉर्निया पे मतलब बनाएगा। तो वो ये कह रहा है सवाल में कि अगर लाइट की वेवलेंथ 510 नैनोमीटर है इतनी एनर्जी अगर हम इस वेवलेंथ पे देंगे तो हमें जस्ट लगेगा कि डार्क है। मतलब अगर इससे कम हो गया तो हम बिल्कुल डिक्लेयर कर देंगे कि बिल्कुल अंधेरा है। तो पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ क्वांटा कितना होगा। चलिए अंधेरे अंधेरे वाली बात समझ में नहीं आई हमें, कुछ आपने कभी समझाया, बेटा सिंपल सी बात है, कहानी छोड़ो, लंडा दिया है, एनर्जी दी है, एन पूछा है, निकाल लोगे कि नहीं। E is equal to NH nu NHC by lambda बस। बस काम ही खत्म। ठीक है। ठीक। 9th क्वेश्चन देखो, लेवल 2 का 9th। Rn कितना दिया है, 4.768 एंगस्ट्रॉम। पूछा है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, याद करो, NH/2 होता था। अब हाइड्रोजन दिया होगा, ये हाइड्रोजन दिया है, तो Rn क्या होता था बताओ, 0.529 n²/z। ठीक, तो खुद सोचो n² कितना होगा। अब देखो मुझे इसे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, n या तो 1 हो सकता है या 2 या 3 या 4। n अगर 2 होगा तो ये 4 होना चाहिए था, लेकिन ये देखो अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 के पास आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली ये 9 टाइम्स जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, खुद सोचो कैसे। तो n² 9 है, तो n क्या हो जाएगा 3। एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 3h/2π। देखो रदरफोर्ड के बाद आया था बोर। रदरफोर्ड और बोर दोनों ने ही किसकी बात की थी, सर्कुलर ऑर्बिट्स की। तो बोर के बाद एक और आया था समरफील्ड, इसने बात की थी इलिप्टिकल ऑर्बिट की। इलिप्टिकल क्या होता है सर, जैसे एग जो होता है वो देखिए पूरी तरीके से सर्कल शेप में नहीं होता,
वो इलिप्टिकल इलिप्टॉइड है, वो इलिप्सॉइड है वो। देखिए जैसे आपको पता होगा शायद कि अर्थ का पाथ भी सन के अराउंड इलिप्स होता है। इलिप्स क्या होता है सर? ये देखो, ये हुआ सर्कल और ये हुआ इलिप्स। ये देखो उसके हिसाब से n बराबर 1 था, ये n बराबर 2 था। ये देखो ये था n बराबर 3, लेकिन ये बुरी तरह फेल हो गया। इसीलिए इतना बुरा था ये कि इवन आपको पढ़ाया भी नहीं जाता ये। अब देखो 23 और 28, देखो कह रहे हैं न्यूक्लियस को क्या मान लिया? स्फीयर। रेडियस क्या बोलेंगे न्यूक्लियस का? जहां पर ए क्या है? मास नंबर। एटम का रेडियस क्या है? एटम को भी क्या माना? स्फीयर। उसका रेडियस कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक। पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। तो देखो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, यही तो होगा। बोलो भाई, है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस कितना है? 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 13। तो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा? 4/3 पाई आर कितना है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर का क्यूब। अब देखो ए कितना है? यहां पर दिया है ए कितना दिया बेटा? 64। बोलो भाई, ए कितना दिया है? 64। तो यहां रखो 64। 64 की पावर 1/3। तो 64 कितना होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो ये कितना हो गया? पावर 1/3 यानी 4। तो 4 इंटू 1.25 यानी 6। तो यहां सीधे सीधे रख दिया क्या? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 15। ये कट गया, सॉल्व कर लो। ठीक है। एक जिंक एटम का डायमीटर कितना है? डायमीटर क्या होता है? ये 2.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक। पूछ रहा है अगर 1.6 सेंटीमीटर का ले लें, यानी 1.6 इंटू 10, तो कितने जिंक एटम साइड बाय साइड आ जाएंगे? तो बेटा ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल है। क्यों बच्चों वाला? मतलब क्लास 3 या 4 में भी दिया जा सकता है कि एक की इसकी लेंथ कितनी है? ए कितने की? 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स। अरे भाई ऐसा सोचो, एक बॉल का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो कितनी बॉल आ जाएंगी बताओ? 5 आ जाएंगी। 2 इंटू 5 बताओ भाई, आ जाएंगी 5 की नहीं? यानी 5 आया कैसे? 2 सेंटीमीटर इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी इसमें क्या लिखोगे? यानी नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है हमें,
तो 2.6 इंटू 10 की पावर -10 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितनी दी है 1.6 सेंटीमीटर। बस n निकाल लो। देखिए सर ये आज का लेक्चर बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा क्योंकि आप इतना फास्ट कर रहे हो और हमें लगा कि बहुत फास्ट है। देखिए अभी मैंने आपको डे 1 बोला था, जब थ्योरी पढ़ाते हो सर तब तो समझ में आता है, तब आप टाइम नहीं देते हो। देखिए मैंने बोला था कि अभी आपकी आदत नहीं है। याद करिए जब क्लास 1 में आप लिखते थे ABCD या कुछ भी डिक्टेशन, उस समय की स्पीड और आज की आपकी स्पीड में कितना बड़ा फर्क है। मान लीजिए उस समय आपको डिक्टेशन दिया जाता बहुत धीमे 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 धीमे, क्लास 1 का बच्चा कितने धीमे धीमे लिखता है, और आप देखिए आज आपकी राइटिंग स्पीड क्या है। तो इसी तरह जाओ, अभी आपने सवाल करना लाइफ में पहली बार शुरू किया है, खास करके नीट वाले बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी आती है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। तो धीरे 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 क्या होगा, सवाल आसान नहीं होंगे, आपकी आदत पड़ जाएगी। आप ये समझ लीजिए बाय द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर मैं आपको मशीन बना दूंगा, मशीन, लिटरली मशीन। सवाल आएगा यूं खटखट खटखट, आपका हाथ इतना फास्ट चलेगा आपको, मतलब अगर ये सुन लीजिए, मतलब ये समझिए लॉकडाउन खुलने के 4 से 5 महीने में मैं आपको मशीन बना दूंगा। और वो 4-5 महीने में, और लॉकडाउन मुझे लगता है कि जो जितनी मैंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ी हैं कि जो स्कूल कॉलेज हैं और कोचिंग्स हैं वो जुलाई में खुल जाएंगे। तो आप ये समझिए जुलाई से 4 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो वही नवंबर दिसंबर तक मैं आपको मशीन बना दूंगा। इतनी आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा। ये देखो अभी आधा एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है, इसी में लगभग 200 सवाल है, 200 सवाल और आएंगे। फिर टेस्ट में 2 टेस्ट होंगे, इसके 3 टेस्ट होंगे, टेस्ट में 50 सवाल आएंगे। तो 500-600 सवाल तो हमने यहीं लगा लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसके अलावा आपको मैं कम से कम 200-300 सवाल और लगवाऊंगा, और जो IIT वाले बच्चे हैं उनको लगभग 300-400 सवाल और लगवाऊंगा। तो लगभग हर चैप्टर पे हम बहुत सारे सवाल करते हुए चलेंगे। तो बाय द एंड ऑफ, मान लीजिए सेफ साइड बिल्कुल भी अगर रहना है, तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप मशीन बन जाओगे। तब आप देखोगे कि आज के आप में और दिसंबर में जो आप होगे बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, जमीन आसमान से ज्यादा का डिफरेंस होगा। इतना डिफरेंस आपकी राइटिंग स्पीड में क्लास 1 में और क्लास 6 में होगा, उतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो 6 से 10 तक, हमें 10 तक लाना है सर, कैसे आएंगे? वो अगले साल आओगे, धीमे धीमे करके इंप्रूव होते जाओगे। फिर अगले साल इस समय तक जून में तुम्हें लगेगा दिसंबर में हम कितने स्लो थे। तो आपका डेवलपमेंट ऐसा होता जाएगा। 2 साल के एंड में इतनी परफेक्ट तुम मशीन बन जाओगे, इधर सवाल डाला खट से उधर आंसर। ठीक है, तो बेटा मैं यही बोलूंगा, डरो नहीं, ये मत सोचो फास्ट है। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो उसका एक मेन कारण ये लैक ऑफ रिवीजन। देखिए थोड़ा थोड़ा करके अभी तक मुझे उम्मीद है केमिस्ट्री 50-60 पन्ने तो हो ही गई होगी। तो रिवाइज करते रहो। देखिए आएगा पूरा कॉपी से ही, ऑलमोस्ट पूरा कॉपी से आएगा जेईई मेंस और नीट में। एडवांस में 70-80% आपका कॉपी प्लस असाइनमेंट से आएगा, और सिलेक्शन के लिए हमें चाहिए होता 35%। तो इसलिए बेटा बहुत ढंग से नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस किए जाओ। इतने सवाल मैंने क्लास में कराए हैं थ्योरी के साथ, उनकी बार बार प्रैक्टिस किए जाओ। प्रैक्टिस ही है जो आपको डिफरेंशिएट करेगी। अगर आप एक एवरेज बच्चे भी हो, आपके 9 तक स्कूल में 50-60% भी आते थे, लेकिन अगर आप आज से भी सोच लो कि मैंने मेहनत करनी है और मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो बेटा यकीन मानिए आप ऑल इंडिया टॉप भी कर सकते हो। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी आज की मेहनत। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे ये खत्म हो जाएगी असाइनमेंट, मैं बच्चों के सवाल और करा दूंगा, और फिर आपका टेस्ट। तो टेस्ट में या तो सैटरडे लूंगा या संडे, तो मैं पहले ही ग्रुप पे मैसेज आपको डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।